हेलो गाइज, अपन पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट। और अपन ने पूरा वीडियो में पढ़ा कि गैस होती है वो आदर्श गैस और रियल गैस। गैसों को दो भागों में बांटा गया है, आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस जो सभी ताप दाब पे गैसों के नियम का पालन करती है उसको आदर्श गैस कहते हैं। रियल गैस जो उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसों का नियम का पालन करती है वो रियल गैस या वास्तविक गैस कहलाती है। अब गैसों के नियम, लॉ ऑफ गैसेज कौन कौन से हैं उनका ब्रीफली अपन ने विवरण दिया था कल पूरे वीडियो में कि जैसे मान लो बॉयल का नियम, अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने गैसों के अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग अपने विचार दिए, अपने मत दिए। तो अपन ने बात की थी पूरे वीडियो में कि बॉयल्स लॉ, बॉयल्स क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल ने ये बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके प्रदाब के इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है। ये बात अपन ने कौन पढ़ा कि आयतन उसके दाब के इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है। ये नियम था बॉयल्स का नियम। इसके अलावा अपन ने वॉल्यूम और प्रेशर के मध्य जब आरेख खींचा तो हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक कर्व प्राप्त होता है। अब अपन बात करें, दूसरा नियम था अपना चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने बताया था प्रेशर कांस्टेंट हो, दाब जिसको अपन बोलते हैं P, तो दाब अगर निश्चित है, कांस्टेंट दाब है, निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो मैं कहूं कि V समानुपाती T, ये नियम था चार्ल्स का नियम। ये भी अपन ने पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किसी गैस का आयतन उसके दाब, ताप के समानुपाती होता है। ये बात भी चार्ल्स ने बोली। थर्ड था, थर्ड नियम अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रोज लॉ, अवोगाद्रो का नियम। देखो अवोगाद्रो ने क्या बताया था कि अवोगाद्रो ने ये कहा कि अगर किसी भी गैस के लिए अगर दाब कांस्टेंट है, किसी भी गैस के लिए दाब और ताप दोनों कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, प्रेशर जिसको बोलते हैं अपन, तो अगर P कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो गैस का आयतन गैस की मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती N, N क्या है, मोल्स की संख्या या गैस के कणों की संख्या। निश्चित दाब और निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन उस गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये बात किसने बताई, अवोगाद्रो ने। इसको कहते हैं अवोगाद्रो का नियम। तो ये समीकरण थर्ड हो गया। ये तीन नियम अपन ने पूर्व वीडियो में पढ़े। अब अपन बात करें कि बॉयल्स, चार्ल्स और अवोगाद्रो का नियम, तीनों नियम। अगर तीनों नियमों को एक साथ लिखें तो देखने से ये पता चलता है कि आयतन है वो दाब के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, आयतन टेम्परेचर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम मोल्स की संख्या आयतन के समानुपाती है। तो इन तीनों नियमों को मिलाकर के अपन ये लिख सकते हैं। जैसे मान लो तीनों नियमों को अपन एक साथ लिखते हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम। तो मैं लिखूं कि वॉल्यूम है बॉयल्स के नियम के अनुसार तो इनवर्स में प्रोपोर्शनल होता है और चार्ल्स के नियम के अनुसार टेम्परेचर के समानुपाती होता है और अवोगाद्रो के नियम के अनुसार मोल्स की संख्या के समानुपाती। तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और मोल्स की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि इसको मैं ऐसे एक साथ लिखूं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू N T बटा V P, ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम है मोल्स की संख्या के समानुपाती है, टेम्परेचर के समानुपाती है और दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लो ये समीकरण ये है। अब जैसे ही अपन कोई समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो V बराबर R, मान लो कोई कांस्टेंट है तो R N T बटा P। यहां जो R प्राप्त हुआ
क्योंकि गैसेस की बात कर रहे हैं अपन, तो गैसों के लिए सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो गया, क्लियर। तो R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, n मोल्स की संख्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, गैस के मोल्स की संख्या, T टेम्परेचर है, T है टेम्परेचर, और P क्या है, प्रेशर, P है प्रेशर, दाब है। तो P प्रेशर हो गया, T टेम्परेचर हो गया, n मोल्स की संख्या हो गई, R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो गया। अब P को इधर लेके आ जाओ, तो ये समीकरण बन जाएगी PV बराबर nRT। और इस समीकरण को, क्योंकि ये समीकरण सभी गैस के नियमों का पालन करती है, इसलिए इस समीकरण को क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो ये हो गई आदर्श गैस समीकरण हो गई, इसको कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। कितने मोल्स के लिए, n मोल्स के लिए। तो ये आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स के लिए। कितने मोल्स के लिए हुई है, n मोल्स के लिए आदर्श गैस समीकरण। यदि मोल्स की संख्या 1 हो, सिंगल मोल्स हो, यदि मोल्स की संख्या 1 हो, यदि n बराबर 1 हो, तो सीधी सी बात है PV बराबर क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा। PV बराबर n की जगह 1 आ जाएगा, तो PV बराबर RT हो जाएगा। तो इस समीकरण की सहायता से अपन वॉल्यूम, प्रेशर और मोल्स की संख्या का कैलकुलेशन अलग अलग दिया हुआ है तो अपन कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। क्लियर, वेरी सिंपल। तीनों नियमों को मिला करके, बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, अवगाद्रो नियम, तीनों को मिला करके वॉल्यूम समानुपाती हो गया RMT बटा PK, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, तो PV बराबर आ गया nRT। तो ये समीकरण कहलाती है आदर्श गैस समीकरण। तो ये तो बात हुई एक आदर्श गैस समीकरण की। अब अपन बात करें कि इसके अलावा गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। गैस के अणु विस्तृत होते रहते हैं उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस के अणु का गमन क्या कहलाता है, विस्तरण, डिफ्यूजन कहलाता है। विस्तरण जिसको अपन बोले, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं विस्तरण। और विस्तरण क्या होता है, गैस के अणु का उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विस्तरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। गैस के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विस्तरण कहलाता है। और इस विस्तरण को समझाने के लिए ग्राम ने एक नियम दिया जिसको कहते हैं ग्राम का विसरण का नियम। ग्राम वैज्ञानिक है, ग्राम का विसरण का नियम, ग्राम का विसरण का नियम। देखो ग्राम ने क्या बताया, ग्राम का विसरण नियम ने, कि गैसों के विसरण की दर, रेट ऑफ द डिफ्यूजन, गैसों के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों के विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, इसको मैं R से लिखूं, विसरण की दर का सिंबल मैंने लिखा R। तो गैसों के विसरण की दर, गैसों के घनत्व को D लिखा, और इसका वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। तो गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों के विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे कहते हैं ग्राम का विसरण का नियम। अब देखो D क्या है, यहाँ पे D बराबर है डेंसिटी, घनत्व। गैस का क्या है, घनत्व है, गैस का घनत्व। अब मान लो कि अलग अलग गैसें हैं जिनकी विसरण की दर भी अलग अलग है, तो अलग अलग गैसों के लिए विसरण की दर मान लो R1 है, तो R1 बटा R2 बराबर इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूं D2 बटा D1 का रूट, R1 बटा R2 अंडर रूट D2 बटा D1 हो जाएगा, D2 बटा D1। तो अलग अलग गैसों के विसरण की दर दी हुई है। मान लो कि अपन को
विसरण की दर R1 दे दी, R2 का मान ही दिया हुआ, घनत्व D1 और D2 का मान दिया हुआ है, तो अपन इजीली इसकी सहायता से विसरण की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ग्राम का विसरण का नियम कहलाता है। अब अपन जानते हैं कि घनत्व D, डेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन V, वॉल्यूम। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, m का मतलब मास, द्रव्यमान या जिसको भार बोलते हैं। तो गैस का भार बटा आयतन, इसको बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी। और क्योंकि गैसें हैं और गैसों में क्या होती है, गैसें विस्तृत रूप से पाई जाती है, दूर दूर कर पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं गैसों में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं और इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है। तो आयतन, गैस का आयतन का मतलब ये हुआ कि उसके पात्र का आयतन, जिस पात्र में गैस भरी हुई है, गैस का आयतन, क्योंकि गैस के कण बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो उनका आयतन, एक कण का आयतन अपन पता करें तो बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। तो गैस का आयतन तो निश्चित हो गया, m का मान अलग अलग हो सकता है अलग अलग गैसों के लिए। इसका मतलब घनत्व प्रोपोर्शनल हो गया मास के, द्रव्यमान के। तो इसको मैं मास के रूप में लिखूं विसरण की दर, तो R1 बटा R2 बराबर M2 बटा M1 हो जाएगा, का रूट R1 बटा R2 बराबर M2 बटा M1 का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट D डेंसिटी 1/D और D घनत्व समानुपाती है मास के, तो D की जगह क्या जाएगा, M आ जाएगा, मास आ जाएगा, द्रव्यमान। तो मैंने D2 की जगह M2 कर दिया, D1 की जगह M1 कर दिया। तो इससे अपन गैस के मास की, द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं इजीली, सिंपल। तो ये था ग्राम का विसरण का नियम। अब अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अपने कॉलेज की एग्जाम की तरफ से बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, अणुगति सिद्धांत। तो सबसे पहले देखो अपन बात करें अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है? सर्वप्रथम डी बर्नौली, वैज्ञानिक था डी बर्नौली, डी बर्नौली ने ये थ्योरी दी। सबसे पहले डी बर्नौली ने यह बताया कि गैसों के लिए एक थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किया, कुछ अभिलक्षण दिए गैसों के, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, जिसको सर्वप्रथम डी बर्नौली ने बताया इसके बारे में। फिर धीरे धीरे अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने उसमें और संशोधन करते हुए एक पूरी सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे अणुगति सिद्धांत क्या होता है, किसको कहेंगे अपन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या होता है, गैस, गैस का मतलब पार्टिकल्स, गैस के कण है, और गैस के कणों के मध्य अपन बात करें तो गैस के कण होते हैं गोलाकार। इस सिद्धांत के अनुसार गैस के कण ठोस गोलाकार, गैस के कण कैसे होते हैं, ठोस गोलाकार, और जिनको कहते हैं प्रत्यास्थ कण होते हैं, प्रत्यास्थ कण होते हैं। गैस के कण ठोस गोलाकार व प्रत्यास्थ कण होते हैं, ठोस होते हैं, गोलाकार होने माना गया। इसलिए अपन मानते हैं कि गैस के कण का आयतन गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो इसी प्रकार अपन इसका आयतन भी इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ठोस गोलाकार है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ कण होते हैं, पहली धारणा। नेक्स्ट बात कि गैसों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF जिसको बोले अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान लगभग 0 होता है। अगर आदर्श गैस है तो इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, लगभग 0 होता है। देखो समझते हैं, कोई पात्र है, पात्र के अंदर गैस भरी हुई है और गैस के कण बिखरे हुए अवस्था में होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, विस्तृत रहते हैं पूरे पात्र के अंदर, क्योंकि गैस के कण होते हैं ठोस प्रत्यास्थ गोलाकार कण होते हैं और इनका आयतन बहुत कम होता है, नगण्य माना जाता है।
आयतन नगण्य है। और इनके मध्य जो अणु के मध्य जो लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, अत्यधिक दुर्बल प्रकृति का होता है, जिसके कारण गैस के कण क्या होते हैं, अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, पूरे पात्र के अंदर बिखरे हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे ठोस में होता है, ठोस के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। जबकि गैसों के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो इसलिए इनके मध्य जो बल लगता है अंतराणु आकर्षण बल का मान वो होता है नगण्य, लगभग अपन ये कहें कि 0 के बराबर होता है। अंतराणविक आकर्षण बल गैसों के लिए लगभग 0 के बराबर होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट बात करें अपन कि अंतराणविक आकर्षण बल गैसों में नगण्य है। अब गैस के पार्टिकल्स हैं और पृथ्वी है अपनी अर्थ, जिसको अपन पृथ्वी बोले, पृथ्वी के कारण जो बल लगता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गैस के अणु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग 0 होता है। गैस के अणु पर, गैस के जो पार्टिकल्स है इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत सूक्ष्म ठोस प्रत्यास्थ कण होते हैं, इनके मध्य कोई अंतराणु आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी गैसों के लिए लगभग 0 होता है, 0 के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका गैसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल का गैसों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें अपन आयतन की, तो गैस का आयतन अपन पात्र के आयतन के इक्विवेलेंट मानते हैं। जिस पात्र के अंदर गैस भरी हुई है तो जो पात्र का आयतन है वही आयतन अपन के क्या मानते हैं, गैस का आयतन। तो गैस का आयतन, गैस का आयतन ये बराबर हो जाएगा लगभग पात्र का आयतन, पात्र का आयतन। जिस पात्र के अंदर गैस भरी हुई है उसका आयतन ही क्या हो जाएगा, गैस का आयतन हो जाता है। तो ये गैस की कुछ अभिलक्षणाएं हैं जिनको काइनेटिक थ्योरी ऑफ सिद्धांत की सहायता से समझाया गया। डी बर्नौली ने ये सिद्धांत दिया कि गैस के कण ठोस गोलाकार प्रत्यास्थ कण होते हैं, गैसों में अंतराणु आकर्षण बल का मान लगभग नगण्य होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैस का आयतन किसके आयतन के इक्विवेलेंट होता है, पात्र के आयतन के इक्विवेलेंट। अपन मानते हैं कि गैस का आयतन है वो लगभग पात्र के आयतन के बराबर होता है। तो ये तो बात हुई अणुगति सिद्धांत की। अब अणुगति सिद्धांत को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटली इसकी व्याख्या की पूरी कि अणुगति सिद्धांत को समझाने के लिए पात्र लिया और पात्र का फिर उसमें गैस के अणु है, रेडियस लेकर के उसका पूरा त्रिज्या निकालते हैं, दाब कितना आता है, वॉल्यूम कितना आता है, वे सब अपन आगे नेक्स्ट डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे।